हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आपका स्वागत है। एक बार फिर से ज्योग्राफी और पॉलिटी का क्लास लेके आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न को। पूर्वोत्तर भारत की दी गई पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण दिशा के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ही प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण रहेगा, तो इसको पूरा जरूर देखिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। एक में है नागा पहाड़ियां, दो में है मिसमी पहाड़ियां, तीन में है पटकाई बम और चार में है मीजो पहाड़ियां। तो पहले इसका हम क्रम दर्शा लेते हैं। उत्तर से दक्षिण दिशा की जब बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा कौन सा, मिसमी पहाड़ियां। तो 2 नंबर से देखिए कहाँ कहाँ शुरुआत हो रहा है, ऑप्शन सी और डी में। तो ए और बी ऑप्शन तो इस तरह से यहाँ पर कट हो गया। मिसमी पहाड़ियां के बाद कौन सा आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका पटकाई बम पहाड़ी। तो कौन हो जाएगा, 2 के बाद आ जाएगा 3 नंबर। ठीक, वहीं उसके बाद बात करेंगे तो कौन आएगा, नागा पहाड़ी। और लास्ट में सबसे कौन आ जाएगा, मीजो पहाड़ी। तो 2 3 1 4 कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर बन रहा है। अब चलिए इससे संबंधित और क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले किसकी बात हुई कि मिसमी पहाड़ियां, मिसमी पहाड़ियां। तो मिसमी पहाड़ियां में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, ये भारत के अरुणाचल प्रदेश, कहाँ, तो भारत के अरुणाचल, इस तरह से लिख लीजिएगा कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित क्या है, एक पहाड़ी श्रृंखला है ये। कौन, तो मिसमी पहाड़ियां। ठीक, वही बात करें इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा मिसमी पहाड़ियां में कि पूर्वोत्तर हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय और क्या कहता है, हिंद बर्मा पहाड़ियां, हिंद बर्मा पहाड़ियां के क्या है, ये मिलन स्थल पर है। कौन, मिसमी पहाड़ियां की बात हो रही है। ठीक, वहीं आगे आपका था पटकाई बूम की पहाड़ियां। इस तरह से आप पॉइंट बाय पॉइंट नोट डाउन करते चलेंगे। पहला नंबर पे मिसमी पहाड़ियां की बात हुई, दूसरा पे बात करेंगे पटकाई बूम पहाड़ियां। पटकाई बूम के बारे में आप लिख सकते हैं कि ये भारत और म्यांमार के सीमा के बीच स्थित है। पूछ देगा कि किसकी सीमा के बीच स्थित है, तो भारत और म्यांमार की सीमा के बीच में स्थित है। साथ ही साथ नागा की पहाड़ियां, तीसरा नंबर पे कौन, तो नागा की पहाड़ियां। तो नागा पहाड़ियां में आप ध्यान रखिएगा कि नागालैंड राज्य में, नागा पहाड़ियां नागालैंड राज्य में म्यांमार के पास स्थित है। ये भी म्यांमार के क्या कहता है, सीमा के पास ही स्थित है। लास्ट में था मीजो की पहाड़ियां। 4 नंबर में मीजो पहाड़ियां की बात करेंगे तो मीजो पहाड़ियां जो है ये दक्षिण पूर्वी मिजोरम राज्य में स्थित है, दक्षिण पूर्वी मिजोरम में स्थित है। तो इसका स्थिति भी पूछ सकता है कि कौन कहाँ स्थित है। तो ये बात आपको क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। एक पॉइंट आप यहाँ पर ये नोट डाउन कर सकते हैं कि मिजो की जो पहाड़ियां हैं उसको और एक नाम से जानते हैं, क्या नाम से, तो लुसाई पहाड़ियां, लुसाई पहाड़ियां के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो देखिए एक प्रश्न से आपको कितनी सारी और प्रश्न मिल सकती है। चलेंगे इसी तरह ज्योग्राफी पॉलिटी के दूसरे प्रश्न पे। दूसरा नंबर देखिए, पॉलिटी का प्रश्न आ चुका है। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। कितना के अंतर्गत, अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। आप इस तरह से भी ध्यान रख लीजिएगा कि अनुच्छेद 117 के अंतर्गत क्या होता है, वित्त विधेयक से ही संबंधित प्रावधान है। वित्त, अगर इस तरह से भी पूछे कि वित्त विधेयक से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तब अनुच्छेद 117 हो जाएगा। ठीक, ये बात हो गई।
वित्त विधेयक के प्रथम भाग जो क्या है, धन विधेयक से संबंधित है और उस पर भी यही प्रक्रिया अपनाया जाता है। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। वही बात करें अगर धन विधेयक की चर्चा ही आई है, धन विधेयक, तो धन, इसको विधेयक जी, धन वित्त विधेयक, धन विधेयक की बात करेंगे तो इसका परिभाषा आपको किस अनुच्छेद में मिलेगा, तो अनुच्छेद 110 से संबंधित हो जाएगा। ये भी काफी बार पूछा गया है। वहीं और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि साधारण विधेयक, साधारण मिलान के रूप में पूछ सकता है आपसे, साधारण विधेयक की प्रक्रिया की अगर बात आएगी कि ये किस अनुच्छेद से संबंधित हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये अनुच्छेद 107 से संबंधित हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपको पता है। लेकिन अगर यही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि साधारण विधेयक पर, साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन की अगर बात आएगी तो ये किस अनुच्छेद के तहत हो जाता है, तो अनुच्छेद 108 के तहत। और किसके द्वारा ये बुलाया जा सकता है अधिवेशन, तो राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप इस रूप में भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की चर्चा करते हैं। एक प्रश्न पॉलिटी का और एक प्रश्न आपको ज्योग्राफी का मिल चुका है, आगे भी देखते हैं। और बिहार शिक्षक भर्ती वाले पूरा क्लास जरूर देखा करें और क्लास को लाइक भी कर दिया करें। उत्तर बिहार के मैदान को पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित कीजिए। देख चलिए फिर से, और ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम इसमें बात करें तो पहले कौन सा आ जाएगा, मोतिहारी का मैदान। तो देखिए कि 3 नंबर कहाँ शुरू हो रहा है, केवल एक में ही शुरू हो रहा है। तो पहले कौन आएगा, मोतिहारी का मैदान आ जाएगा। उसके बाद चूंकि हमें पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित करना है, दूसरा पे आ जाएगा मधुबनी का मैदान, यानी 3 के बाद कौन आएगा, 1 नंबर। वहीं तीसरा पे बात करेंगे तो फिर कौन आ जाएगा, सहरसा का मैदान, जो कि हो जाएगा 4 नंबर। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में आपको सारा क्रम दिख रहा है। उसके बाद हो जाएगा आपका अररिया का मैदान और सबसे लास्ट हो जाएगा कटिहार का मैदान, पश्चिम से पूर्व दिशा में कहेगा तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका सही क्रम। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। वहीं चलिए कुछ और पॉइंट जानते हैं। बिहार ज्योग्राफी का भी प्रश्न इसमें डाल दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार का, ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि बिहार का प्राचीन भूगार्विक, प्राचीन भूगार्विक इतिहास जो है किस कल्प से लेकर किस कल्प तक फैला हुआ है, ये काफी पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ कल्प से, चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन पूर्व कल्प तक फैला है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछ लिया जाता है। वही आपको पता होना चाहिए कि क्या कहता है बिहार का, किस तरह से आप लिख सकते हैं कि बिहार को 3 भू आकृतियों में विभाजित किया गया है। वो 3 भू आकृति यानी प्राकृतिक और संरचनात्मक दृष्टि से बात करेंगे तो शिवालिक, शिवालिक पर्वत श्रेणी, शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र में, एवं तराई क्षेत्र में। दूसरा अगर बात करेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका बिहार का मैदान, बिहार का मैदान। और तीसरा पॉइंट की बात करेंगे तो तीसरा किस में विभाजित किया गया, दक्षिण का पठार। ये ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक एवं संरचनात्मक दृष्टि से बिहार को निम्न 3 भू आकृतियों में विभाजित किया गया और ये 3 आपको यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। वहीं बिहार का मैदान क्या है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी उसको लिखना क्या है, आपको पता भी है कि जो बिहार का मैदान है, बिहार का मैदान अगर बात करें तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और क्या कहता है, दक्षिणी प्रदेश के बीच फैला है, दक्षिणी प्रदेश के बीच
फैला है। तो कभी कभी आपके लिए छोटी जानकारी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकती है। चलिए आगे की प्रश्न पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक, तो अगर हम बात करें इसमें से, तो विधि के समझ समानता, ये किस अनुच्छेद से संबंधित हो जाएगा? तो अनुच्छेद ये संबंधित हो जाएगा 14 से। तो ये विदेशी नागरिकों को क्या है, प्राप्त है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। दूसरा अगर बात करें अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार, तो यही अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, हमसे यही तो पूछा जा रहा था। ठीक, अगर वही बात करें आगे क्या था, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि किस अनुच्छेद से संबंधित हो जाएगा? ये अनुच्छेद आपका 21 से, और ये भी ना विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। मूल ये आपको पता भी होना चाहिए कि भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशी नागरिकों को भी। वहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर हम बात करें, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार भी क्या है, प्राप्त है। तो हमसे पूछ रहा था कि प्राप्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कुछ और अनुच्छेद जो आपसे बार बार पूछ लिया जाता है, जैसे ध्यान रखिएगा, जो दोनों को प्राप्त है, यहीं पर लिख देते हैं, जो दोनों को मूल अधिकार क्या है, प्राप्त है, उसमें अनुच्छेद आपको 14 ध्यान रख लेना है, अनुच्छेद 20 ध्यान रख लेना है, अनुच्छेद, कभी कभी आपको अनुच्छेद रहेगा सेंटेंस के जगह, अनुच्छेद 21 हो जाएगा, अनुच्छेद 23 हो जाएगा, अनुच्छेद 24 हो जाएगा, ये सब क्या है, 25 हो गया, ये सब क्या है, जो मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक, और भारतीयों को भी। लेकिन यही सिर्फ भारतीयों की अगर बात आएगी, तो यहाँ पर लिख देते हैं, उसमें अनुच्छेद आपको जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है, उसमें आपका अनुच्छेद 15 हो जाएगा, अनुच्छेद 16 हो जाएगा, और ये सब आपको हम कई बार पढ़ाए हैं कि किस अनुच्छेद में क्या वर्णन है। अनुच्छेद 19 आ जाएगा, अनुच्छेद 29 हो जाएगा, अनुच्छेद 30 हो जाएगा। ये सब अनुच्छेद जो है केवल क्या हो जाएगा, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। चलिए 5वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चूना एवं जो क्षार की कमी पाई जाती है वो बलथर मिट्टी में। किस मिट्टी में? तो बलथर मिट्टी में। चूंकि बलथर मिट्टी की अगर बात करें, तो ये रेत एवं क्या होते हैं, कंकड़ युक्त, रेत एवं कंकड़ युक्त मिट्टी तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये किस प्रकृति के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अम्लीय प्रकृति का। ये भी आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि अम्लीय प्रकृति का होता है कौन, बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी से आप और ध्यान रख सकते हैं कि पीलापन लिए हुए, पीलापन लिए हुए ये किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है, पीलापन लिए हुए लाल रंग का होता है, ये बात ध्यान में आपको होना चाहिए। बलथर मिट्टी में अगर हम बात करें कि प्रमुख फसल आपसे पूछ लिया जाए, तो प्रमुख फसल कि इस मिट्टी का प्रमुख फसल में क्या क्या आएगा, तो जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हुआ, अरहर हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, बलथर मिट्टी के प्रमुख फसल के अंतर्गत। और अगर हम इसमें बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या कहता है, मिट्टी की जब बात आई है, तो एक ध्यान रखिएगा, जैसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में क्या है, आपको पता है इसकी क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकृति होता है, ये आपसे पूछ सकता है, क्षारीय भी होता है और क्या होता है, अम्लीय प्रकृति होता है। ठीक, और नवीन जलोढ़ मिट्टी में भी क्या होता है, चूना और क्षार का कमी पाया जाता है। यहाँ पर एक है बलसुंदरी मिट्टी, तो बलसुंदरी मिट्टी भी क्या है, इस सफेद गहरा भूरा रंग, गहरा भूरा एवं क्या होता है, सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का होता है।
और ये भी मृदा, चूना और क्षार युक्त होता है। ठीक, चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। बिहार में किस प्रकार के शैलों में पाइराइट पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा? विंध्यन क्रम शैल। कौन हो जाएगा? विंध्यन क्रम शैल में क्या होता है? पाइराइट पाया जाता है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में क्या है? कुड़प्पा क्रम शैल। इसी के बाद क्या हुआ? भारत में विंध्यन क्रम की शैल का विकास हुआ है। वहीं अगर बात करें विंध्यन क्रम शैल का, तो ये दक्षिणी पश्चिमी रोहतास और क्या कहता है, कैमूर जिला में पाया जाता है। विंध्यन क्रम शैल की बात आई है तो विंध्यन क्रम शैल में आपको ये भी ध्यान रख सकते हैं कि इसका जो चट्टान है, विंध्यन क्रम शैल जो हुआ, इसको 2 भाग में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? तो 2 भाग में। वो 2 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक हो जाएगा आपका निम्न विंध्यन समूह का चट्टान या शैल, निम्न विंध्यन समूह। दूसरा हो जाएगा इसमें आपका ऊपरी विंध्यन समूह, ऊपरी विंध्यन समूह। तो ये इसी को 2 भाग में बांटा जाता है। और अगर हम बात करें कि ऊपरी, पूछ सकता है आप में इसमें क्या प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानों में ध्यान रखिएगा बलुआ पत्थर हुआ, और क्या कहता है क्वार्टजाइट्स हुआ। ये सब जो है ना आदि चट्टानें जो है यहाँ प्रमुख है। निम्न विंध्यन समूह में आप ध्यान रख सकते हैं किसको? तो ये चूना पत्थर का मुख्य समूह है। किसका? तो चूना पत्थर का। तो आपसे प्रश्न किसी भी तरह घुमा के पूछ सकता है। और बिहार पाइराइट उत्पादन में देश में क्या है? अग्रणी है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? बताइए। प्रश्न तो आपको हम कई बार पढ़ा चुके हैं। तो ऑप्शन ए है 1954, बी है 1960, सी है 62 और डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चूंकि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1956 में। कब हुआ था? तो 1956 में। तो ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था ये भी पूछ लेता है। तो फजल अली आयोग के सिफारिश पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। लेकिन अगर यही प्रश्न आपसे रहता कि राज्यों के निर्माण पर सर्वप्रथम ध्यान रखिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी? तो सर्वप्रथम जो है एस.के. धर। कौन धर? तो एस.के. धर की अध्यक्षता में क्या बनाई गई थी? एक समिति बनाई गई थी। तो प्रश्न किसी भी तरह पूछे आपको फंसना नहीं है। ध्यान रखना कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। आगे की चर्चा करेंगे और एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, ध्यान दीजिएगा। और ये चैनल संबंधित जानकारी तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती में लगे हैं, अभी भी देर नहीं हुआ है, सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा तो तैयारी में लग जाइए। जितना प्रैक्टिस हो सकता है कीजिए। एनसीईआरटी बेस्ड आपको सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। जीके जीएस के सभी विषय का निचोड़ सॉल्यूशन दिया जाता है। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको कैसी क्लास लगती है या आपका कोई सुझाव हो तो दे दिया करें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आगे की प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है। तो ए है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, बी जनगणना, सी है राज्यों में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, डी है दल बदल विरोध।
तो इसमें से जो सही की बात आएगा, तो सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो ये में है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जो कि राज्य सूची से है, तो सही है। जनगणना संघ सूची से है, और दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची से संबंधित है ही, लेकिन जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है ये द्वितीय अनुसूची से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये फिर किस अनुसूची से संबंधित हो जाएगा? चौथी अनुसूची से। किससे? चौथी अनुसूची से संबंधित हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान, यही यहाँ पर क्या था, गलत हो गया। वहीं बात करें, आपको पता है कि मूल भारतीय संविधान में कितने अनुसूची का प्रावधान किया गया है? तो 8 अनुसूची का, मूल में अगर बात करेंगे तो। लेकिन वही वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में 12 अनुसूची का, वर्तमान में 12 अनुसूची का, ये बात ध्यान में रख लेना है। आगे की चर्चा कर लेते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित नहीं है? फिर से नहीं वाला जब आए तो थोड़ा ध्यान ज़्यादा दिया कीजिए, गलती होने का चांस होता है। तो अगर इसमें अगर हम बात करें तो कलपक्कम, कैगा, नरौरा, ये तीनों तो है, लेकिन यहाँ पर जो जयपुर है इसमें नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित नहीं है। और आपका यहाँ पर क्या प्रश्न बन सकता है, काफी बार पूछ लिया जाता है, जैसे कि चूंकि भारत परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये प्रश्न पूछते रहता है। तो ये जाना जाता है होमी जहांगीर भाभा को, होमी जहांगीर भाभा। ठीक। अगर पूछे कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की बात करेंगे तो 1948 में हुआ था, ये ध्यान में आपको रख लेना है। बाकी ये कलपक्कम, कैगा, नरौरा कहाँ है, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे, चूँकि आपको ये हम टॉपिक वाइज में पढ़ाए हुए भी हैं। चलिए 10 नंबर पे चलते हैं, और एक एक प्रश्न पॉलिटी ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण रहेगा, तो लास्ट तक देखिएगा जरूर। निम्नलिखित में कौन सी आग्नेय शैल है? चट्टान भी आपको हम पूरा पढ़ा चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आग्नेय शैल का उदाहरण की बात करेंगे तो ग्रेनाइट, डियोराइट, बेसाल्ट, ये सब क्या हो जाएगा, सारे आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आ जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, और अगर इसमें रहता गैब्रो, वो भी आ जाता। ऑक्सीडियन, ऑब्सिडियन, ये भी आ जाता। पीचस्टोन, ये भी आ जाता आग्नेय शैल के अंतर्गत। ठीक, ये बात हो गई। वहीं आपको पता है एक डोलोमाइट, ध्यान रखिएगा, कौन? डोलोमाइट। तो डोलोमाइट क्या है? आग्नेय शैल नहीं है। कई बार ऑप्शन में ये आपको दे देता है कि डोलोमाइट क्या है। ठीक, वही बात करें रूपांतरण अगर पूछ ले तो आपको पता है कि चूना पत्थर का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि चूना पत्थर और क्या कहता है, डोलोमाइट, ये रूपांतरित होकर किस में बदल जाता है? तो संगमरमर में। किस में? तो संगमरमर में बदल जाता है। वहीं बात करें अगर गैब्रो आया था यहाँ पे चर्चा, तो गैब्रो का रूपांतरण किस में हो जाता है? सर्पेंटाइन में। किस में? तो सर्पेंटाइन में हो जाता है। ठीक, ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। एक तरफ आपका तकनीक है और एक तरफ इसका फसल या उपयोग, इससे संबंधित मिलान करना है। पहला है अपगलन, जो कि रेटिंग यानी ये जूट फसल से क्या है, संबंधित है, तो ये बात सही है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा है आपका रैटून, तो रैटून गन्ना से संबंधित है, ये भी गन्ना की तकनीक क्या है, रैटून, तो ये भी सही है। तीसरा है पलवार यानी घास पात से ढकना, तो नमी बनाए रखना, ये बात भी सही है। तो 3 तो सही हो गया। लास्ट नंबर देख लेते हैं।
परिशुद्ध कृषि के बारे में दिया है कि बाजार की मांग के अनुसार फसल उत्पादन नियंत्रित करना, जो कि क्या है, ये क्या है, गलत है। तो इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाए। अगर यहाँ पर क्या रहता तो सही होता, यहाँ पर होना चाहिए कि खेती में, परिशुद्ध खेती में, इस तरह से लिख लीजिएगा कि डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ये जो तकनीक है उसके बारे में लिख रहे हैं कि क्या इसका है, उपयोग करके फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। क्या किया जाता है, वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। तो ये सेंटेंस होना चाहिए, जबकि यहाँ पर दे दिया फसल उत्पादन नियंत्रित किया जाता है बाजार की मांग के अनुसार। तो यही क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? फेवरेट प्रश्नों में से एक है बिहार के एग्जाम का, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या हुआ, मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक, वहीं अगर बात करें तो आपको पता है कि अनुच्छेद 300 का ए, ये भी प्रश्न पूछता है। अनुच्छेद 300 का ए के तहत संपत्ति को अधिकार को अब क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार। तो ये अनुच्छेद आपसे पूछ लेता है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 300 का ए हो जाएगा। ठीक, वही बात करें, पहले क्या कहता और ध्यान रखते हैं कि मूल भारतीय संविधान में 7 प्रकार के, कितने प्रकार के, तो 7 प्रकार के क्या थे, मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था। और उसी में आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो छठा स्वतंत्रता का अधिकार था वो संपत्ति रखने के अधिकार से संबंधित था। तो ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक, चलिए 13 नंबर पे चलते हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसे देना चाहिए? तो ध्यान दीजिए, वो किसे देगा, तो उपाध्यक्ष को देगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। वहीं और क्या आप इसमें प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है, स्पीकर की बात आएगी तो अपना त्याग पत्र किसे देगा, उपाध्यक्ष को। और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना पत्र किसको देगा, लोकसभा उपाध्यक्ष की बात आएगी तो ये अपना जो त्याग पत्र है ये किसको देगा, तो ये स्पीकर को देगा। इसको भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। वही बात करें, यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक, वहीं आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 178 पॉलिटी में अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हमेशा रहेगा। तो अनुच्छेद 178 के तहत क्या है कि प्रत्येक राज्य के विधानसभा के लिए, प्रत्येक राज्य के विधानसभा के लिए एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष क्या होता है, सदन के सदस्यों में से चुना जाता है। तो ये सेंटेंस आपको दे देगा, सदस्यों में से चुना जाता है। पूछ देगा कि कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 178 से संबंधित हो जाएगा। 14 नंबर पे चलते हैं। और हाँ, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, साथ ही साथ हाइप भी कर दिया कीजिए। आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए, बाकी आप लोग के लिए क्लासेस रेगुलर मिलती रहेंगी। मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार इनमें से जो हो जाएगा बाध्य योग्य है। क्या है,
वाद योग्य है, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। वहीं आपको पता है ये भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से, तो अमेरिका से। और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था। यह भी हम लोग चर्चा भी किए थे कि 7 मौलिक अधिकार का मूल में क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें, ध्यान देना, मूल पूछ रहा है या वर्तमान, तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं संविधान में, तो 6 मौलिक अधिकार है। ठीक, और मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आपको पता है कि उच्चतम जो न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत क्या है, 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। और ये भी प्रश्न कई बार आपसे पूछ लेता है, तो इसको भी ध्यान में रख लेना है। और उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो उच्च न्यायालय, तो ये किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करेगा, तो ये अनुच्छेद 226 के तहत। तो दोनों का आपको ध्यान में होना चाहिए। बाकी आपको पता है कौन कौन से रिट होते हैं, कई बार आपको बताया भी गया है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए, रिट का चर्चा किए, रिट से प्रश्न आ गया। उसे कहते हैं हम लोग परमादेश। ऑप्शन नंबर बी होगा। परमादेश का अर्थ क्या होता है कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। और ये आप सेंटेंस से भी समझ गए होंगे। यानी परमादेश रिट क्या है कि सरकारी या फिर अर्ध सरकारी संस्थान हुआ उसके विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है, किसी निजी संस्थान के विरुद्ध नहीं। तो ये आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। वहीं था यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो ये क्या है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का रेट है, किसी व्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता का रेट है। स्वतंत्रता का रीट है कहने का मतलब हुआ कि क्या कह सकते हैं इसमें, कि ये तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। वहीं यहाँ पर था अधिकार परीक्षा, जब किसी प्राधिकार की वैधता की जांच की जाती है, वैधता की क्या हो, जांच की जाती है, इसमें ये अधिकार आपको दिया जाता है। तो ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर एक चर्चा कर दिया गया थोड़ा सा। चलिए आगे की चर्चा करेंगे 16 नंबर प्रश्न पे। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो होता है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। ध्यान जरूर रखिएगा, विधायिका का किस पे, कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था आपको इतना बार हम करा चुके हैं बढ़िया से, लेकिन आप लोग हैं कि ध्यान ही नहीं देते हैं। वहीं आपको पता है कि लोकतंत्र के अंतर्गत 2 शासन व्यवस्था, जिसमें एक तो हो गया संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, और भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। अगर इसका संसदीय शासन प्रणाली की जननी पूछे कौन सा है, तो ये कौन हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। ये पूछ भी लिया जाता है। वहीं ये तो था पहला संसदीय शासन प्रणाली। दूसरा होता है अधियाचात्मक, अधियाचात्मक शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। तो ये दोनों प्रणाली आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक, पूछ लेता है कि लोकतंत्र के अंतर्गत शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। आगे की ओर देखते हैं। तटीय मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, पूछा जा रहा है। नहीं है, फिर से किसके बारे में, तटीय मैदान के संबंध में। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से क्या हो जाएगा, अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे चारों ऑप्शन को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कि पूर्वी तटीय मैदान उन्मज्जित समुद्र तट है। ऑप्शन नंबर बी। और ये कथन क्या है, सही नहीं है। बाकी ए सी डी जो कथन दिया हुआ था इससे संबंधित, वो सही दिया हुआ था। वहीं अगर आप कुछ जानकारी के लिए लिखना चाहें तो आपको पता होना चाहिए क्या पूछ सकता है,
पूर्वी तटीय मैदान, चूंकि ऑप्शन में पूर्वी तटीय मैदान वाला ही गलत हुआ है, तो पूर्वी तटीय मैदान जो है पश्चिम बंगाल से बात करें तो कहाँ तक फैला हुआ है, ये आपसे पूछ सकता है। तमिलनाडु तक फैला है। आप ही के लिए लिखा जाता है, नोट डाउन कर लिया कीजिए, आप ही के लिए रिवीजन रहेगा। ठीक, वही बात करें तो इसकी औसत चौड़ाई कितनी हो जाएगी, किसकी, पूर्वी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई 120 किलोमीटर है। ये बात भी डाटा ध्यान रख सकते हैं। और पूर्वी तटीय मैदान में ध्यान रखिएगा कि कई नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है, जिसमें हो गया महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। ये सब नदियाँ क्या है, प्रमुख हैं जो डेल्टा का निर्माण किया जाता है। ठीक, आ जाइए फिर से चैनल से संबंधित जानकारी पे। तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं, सॉल्यूशन बाय पीजे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हर जीके जीएस के विषय का एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्यूशन दिया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। बाकी आप लोग लाइक शेयर कमेंट हाइप जो भी है कर दिया कीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। बाकी आप लोग को रेगुलर क्लासेस मिलती ही रहती है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये पूछा भी गया है कई बार प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा, ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा में भी। कहाँ, तो उड़ीसा के मयूरभंज जिला में स्थित है। और सिमलीपाल नेशनल पार्क क्या है, एक प्रमुख बाघ अभयारण्य है। कैसा अभयारण्य है, तो बाघ अभयारण्य है। ये बात भी आपको ध्यान में होना चाहिए। वही बात करें तो यहाँ की बात ही अगर कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक बरहिपानी, नाम ध्यान रखिएगा, बरहिपानी फॉल्स और कौन सा, जरांडा फॉल्स भी स्थित है, पूछता है, जरांडा फॉल्स भी स्थित है। ठीक, वहीं उड़ीसा की बात आई है तो यहाँ आपको पता है कि उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क, जो कि भर भर के एग्जाम में पूछता है ये वाला प्रश्न, तो भितरकनिका नेशनल पार्क जो है ये किसके लिए जाना जाता है, तो मगरमच्छ आवास के लिए जाना जाता है। ठीक, और रिडले समुद्री कछुओं को भी क्या है, भोजन तत्व प्राप्त होती है भितरकनिका के पोषक तत्व से। ठीक, चलिए 19 नंबर पे चर्चा करते हैं। और सेशन को लाइक जरूर किया कीजिए, साथ ही साथ कमेंट कर दिया कीजिए। लोकसभा द्वारा विचारित किए गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकता है, तो अगर लोकसभा विचार कर दिया धन विधेयक को, तो राज्यसभा जो है अधिकतम उसको 14 दिन तक रोके रख सकता है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेगा। वही बात करें धन विधेयक का प्रक्रिया किसमें दिया गया है, कुछ देर पहले ही आपको बताए थे। वही बात करें कि धन विधेयक जो है, ध्यान रखिएगा, धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व, ये एक पॉइंट इम्पोर्टेंट बन सकता है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना क्या होगा, सदन में नहीं लाया जा सकता है। सेंटेंस के रूप में आपसे पूछ लिया जा सकता है, सदन में नहीं लाया जा सकता है कौन, तो धन विधेयक। और राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के अंदर पारित करना होता है। ठीक, और एक पॉइंट यहाँ पर यह भी ध्यान रख लीजिएगा कि धन विधेयक को केवल नहीं, सही सेंटेंस क्या होगा कि धन विधेयक को लोकसभा में ही क्या है, सर्वप्रथम लाया जा सकता है। तो प्रश्न किसी तरह से भी आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो जानकारी हर तरह से रखा कीजिए। 20 नंबर पे चलते हैं, और आज है ज्योग्राफी पॉलिटी का, इसी तरह से हर विषय का कराया जा रहा है। चूरिया घाट की पहाड़ियाँ नेपाल में स्थित है, ये आपको एक जानकारी हो गई प्रश्न में ही।
और ये पहाड़ियाँ पूछ रहा है हिस्सा किसका है, तो ध्यान दीजिएगा ये पहाड़ियाँ शिवालिक का हिस्सा है। किसका? तो शिवालिक का हिस्सा है। और शिवालिक की जो पहाड़ियाँ है आपको पता है कि ये बाह्य हिमालय की पर्वतमाला है। कौन हिमालय की? तो बाह्य हिमालय की पर्वतमाला है शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक, वहीं बात चूड़िया घाट की पहाड़ियाँ जो है नेपाल में स्थित है। शिवालिक की बात आई है तो आपको पता है शिवालिक पर्वत जो है हिमालय की क्या है? नवीनतम। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, नवीनतम पर्वत है। ठीक, शिवालिक का अगर हम विस्तार पूछ ले तो विस्तार ध्यान रखिएगा कि सिंधु नदी से लेकर कहाँ तक है? ब्रह्मपुत्रा नदी तक फैला है। ब्रह्मपुत्रा नदी तक फैला है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। और शिवालिक के उत्तर में अगर बात कर ले, शिवालिक के उत्तर में किस तरह से आपसे और क्या प्रश्न पूछ सकता है वही बता रहे हैं। तो उत्तर में मध्य हिमालय अवस्थित है। कौन हिमालय अवस्थित है? तो मध्य हिमालय स्थित है। शिवालिक की अगर बात आई है तो कुछ पर्यटन स्थल जो इस पे अवस्थित है उसका नाम ध्यान रख सकते हैं। शिमला हो गया, मोरनी पहाड़ी हो गया। कौन पहाड़ी? तो मोरनी की पहाड़ियाँ हो गई। और क्या ध्यान रख सकते हैं? नैना देवी हो गया, नैना देवी, ये सब पर्यटन स्थल है। पंचकुला हो गया, पूछ लेगा ये सब कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा शिवालिक रेंज पर ये सब पर्यटन स्थल अवस्थित है। ठीक, आज के अंतिम प्रश्न को देखेंगे। रोशम्मी तरंगों से आप क्या समझते हैं? मौसमी नहीं है, रोशम्मी है, यह ध्यान दीजिएगा। तो रोशम्मी तरंग जो है क्या है? निचले अगर बात करें तो ऑप्शन 1 में है। तो रोशम्मी तरंग की अगर बात करें तो आपको पहले पता होना चाहिए कि स्वाभाविक रूप से तरल पदार्थों में क्या होता है? तरल पदार्थों में अगर बात करेंगे तो घूर्णन होता है। क्या होता है? घूर्णन होता है, यानी यह निचले वायुमंडल की पवन है। एक चीज तो जान गए, अधिक ऊंचाई में पवनों के क्या है? बृहत्कार घुमावदार बहाव है। और यह भी दिया हुआ है अधिक ऊंचाई वाली पवनों में बृहत्कार घुमावदार बहाव वाला है। और साथ ही साथ ये केवल कोरियोलिस बल से प्रभावित होता है। पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाह है, ये ध्यान रखिएगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाह है। ठीक, ये बात आपको पता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 से अधिक, चूंकि तीनों से ये संबंधित हो गया। और यह अगर बात करें, पूछ देगा कि यह तरंगे जो है किस प्रकार से उत्पन्न होती है, तो आप उसमें ध्यान रख लीजिएगा कि पृथ्वी के महासागर और वायुमंडल के भीतर, महासागर और वायुमंडल के भीतर उत्पन्न होती है। दूसरा बात करेंगे और किस तरह से, तो मौसमों को आकार देने में, मौसमों को आकार देने में, मौसमों को आकार देने में क्या होता है? यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? तो रोशम्मी तरंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। साथ ही साथ सॉल्यूशन बाय पीजे हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे इसी तरह के अगले क्लास में, तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।